हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे सभी। दोस्तों नमस्कार, राजश्री एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको प्लेटो ने जो कल्पना की थी आदर्श राज्य के बारे में, आदर्श राज्य से संबंधित जो प्लेटो के विचार थे उनके बारे में आपको बताना जा रहा हूँ मेरे दोस्तों। प्लेटो ने आदर्श राज्य की केवल कोरी कल्पना की थी, कभी ऐसा आदर्श राज्य हुआ नहीं मेरे दोस्तों। तो प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की कल्पना क्यों की, पॉइंट ये है कि क्यों की। ठीक है मेरे दोस्तों। तो उस समय एथेंस की, यूनान देशों की, एथेंस की, स्पार्टा की आदि जो राज्य थे, वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो व्यवस्थाएं थी वो बिल्कुल बिगड़ी हुई थी। समझ में आ गया? तो उन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए एक कल्पना की थी आदर्श राज्य की, कि इस प्रकार से आदर्श जब राज्य बन जाएगा तो ही ये व्यवस्थाएं, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये व्यवस्थाएं क्या है, ये सुधर पाएगी मेरे दोस्तों। तो इस तरह से उसने एक आदर्श रूप में, एक कल्पना के रूप में अपने राज्य संबंधी विचार दिया मेरे दोस्तों। उसके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं। और यही नहीं, बहुत सारे विद्वान लेखक यही मानते हैं कि केवल उसने कल्पना के आधार पर अपना आदर्श राज्य दिया था। और यही नहीं, प्लेटो स्वयं भी यही कहता है लास्ट के अंदर कि मैंने ऐसा राज्य केवल कल्पना के आधार पर ऐसे विचार मैंने दिए थे। शायद वो धरती पर ऐसा कभी हुआ ही, मौजूद ही नहीं है मेरे दोस्तों। तो देखते हैं, थोड़ी चर्चा करते हैं। प्लेटो ने अपने राज्य संबंधी जो विचार है, आदर्श राज्य संबंधी जो विचार है, वो कौन सी बुक में देता है? रिपब्लिक बुक के अंदर देता है मेरे दोस्तों। ठीक है। और रिपब्लिक जो बुक है उसके अंदर एक आदर्श राज्य का चित्रण किया गया है, और जिसका प्रमुख कार्य है या प्रमुख जो उद्देश्य है मेरे दोस्तों, वो क्या है? न्याय की प्राप्ति। ठीक है मेरे दोस्तों। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यानी सभी प्रकार की जो समाज की व्यवस्थाएं होती है, देश को चलाने की जो व्यवस्थाएं होती है, राष्ट्र की जो व्यवस्थाएं होती है, उसमें न्याय मिल सके। और न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना कार्य करे मेरे दोस्तों। ठीक है। जब न्याय वाला पॉइंट आएगा तो मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। तो ये सभी बातें कौन सी बुक में है? न्याय वाली रिपब्लिक में है। इसलिए इसको न्याय का प्रबंध या न्याय का मीमांसा, न्याय प्रबंध या न्याय मीमांसा भी कहते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है। ये आप याद करना कि रिपब्लिक को न्याय प्रबंध या न्याय मीमांसा के नाम से भी जानते हैं। पिछले वीडियो के अंदर मैंने तो ज्ञान मीमांसा बोल दिया था, तो वो थोड़ा आप सही कर लेना उसको। और आगे देखते हैं मेरे दोस्तों कि आदर्श राज्य ने कल्पना की, आखिर क्या कारण था कि उसने कल्पना की मेरे दोस्तों। तो ये प्लेटो, सुकरात, हेगल, ऐसे जो विचारक हुए हैं, विद्वान हुए हैं, वे केवल पदार्थ की जगह किसको मुख्य स्थान माना है? विचारों को। और विचार कैसे? जो विचार आत्मा से जुड़े हुए हैं, अंदर की आवाज़ से जुड़े हुए हैं, ऐसे विचारों को उन्होंने प्राथमिकता दी। अब जो आप ये बताओ मेरे दोस्तों, जब एक व्यक्ति, हम लोग जब आत्मा की आवाज़ सुनते हैं तो हम कभी कोई गलत काम कर सकते हैं? नहीं मेरे दोस्तों। मन करेगा कि गलत काम कर ले, लेकिन आत्मा कहेगी कि नहीं मेरे दोस्त, ऐसा काम मत कर। ठीक है। लेकिन मन तो करवा ही देता है गलत काम मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर आत्मा की आवाज़ वाले विचार, अर्थात विचारों को उन्होंने अपने फिलॉसफी के अंदर, यानी प्लेटो ने अपनी फिलॉसफी के अंदर विचार को प्रमुख माना था मेरे दोस्तों। ठीक है। अब जो विचार को प्रमुख मानेगा तो वो तो क्या होगा? आदर्शवादी रहेगा। और आदर्शवादी रहेगा तो वो आदर्श राज्य की तो कल्पना करेगा ही मेरे दोस्तों। तो पहला कारण यही है, प्लेटो एक आदर्शवादी विचार था और उसने विचार ही प्रमुख के अंदर माना था। दूसरा कि एथेंस जो राज्य था, एथेंस का ही प्लेटो रहने वाला था, सुकरात भी एथेंस का रहने वाला था। तो जो एथेंस जो राज्य था, तो ऐसे एथेंस की तात्कालिक राजनीतिक, सामाजिक बुराइयों से
चिंतित था। उस समय एथेंस की राजनीतिक सामाजिक बुराइयां थी, उनसे प्लेटो बड़ा चिंतित था कि ये बुराइयां कैसे ख़त्म हो। इसलिए उसने क्या किया, उनको सुधारने के लिए एक आदर्श राज्य की क्या की थी, कोरी कल्पना की थी मेरे दोस्तों। दो कारण हो गए। तीसरा देखो कि उस समय जो भी यूनानी राज्य थे, यूनान के अंदर ही एथेंस था, स्पार्टा था, ठीक है मेरे, तो यूनानी राज्य जितने भी थे वहाँ पर वो एक उन नगर राज्यों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहता था, एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहता था कि एक आदर्श राज्य की स्थापना हो जाए, ताकि वे अपने राज्यों में सामाजिक राजनीतिक आदि व्यवस्था को सुधार सके। अर्थात यूनानी राज्य थे, वहाँ की सामाजिक व्यवस्थाएं, राजनीतिक व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई थी, तो वह एक कल्पना के आधार पर एक आदर्श राज्य उसने बनाया कि आदर्श राज्य के आधार पर अपने राज्य की व्यवस्था को सुधार सके। तो ये तीन बिंदु ऐसे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की कल्पना की थी मेरे। तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि प्लेटो ने आदर्श राज्य की स्थापना क्यों की, तो ये 3 पॉइंट आप याद रखेंगे। और विद्वान लेखक सभी कहते हैं कि ये आदर्श राज्य है, कल्पना है, लेकिन एक जगह प्लेटो स्वयं ने भी यही कहा था कि ये जो केवल ये है ना, ये केवल अच्छाई का प्रतीक है, ये ऐसा आदर्श राज्य कहीं किसी धरती पर किसी राज्य में हुआ नहीं है, एक अच्छाई का प्रतीक है कि इस तरह से राज्य होना चाहिए। देखो, प्लेटो का आदर्श राज्य केवल एक अच्छाई का प्रतीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, अच्छाई का ही प्रतीक है, कहीं हुआ नहीं। अब प्लेटो स्वयं क्या कहता है, ध्यान दीजिए, राज्य शब्दों से बनाया गया है, राज्य शब्दों से बनाया गया है, क्योंकि मेरा विचार है कि संसार में यह आदर्श राज्य कहीं भी मौजूद नहीं है। ये प्लेटो स्वयं कह रहा है कि ऐसे जो मैंने राज्य की कल्पना की है, आदर्श राज्य की, ये केवल कोरी कल्पना है, ठीक है मेरे दोस्तों, ऐसा राज्य कहीं संसार में हुआ नहीं। मैंने तो इसको एक आदर्श, एक अच्छाई के प्रतीक के रूप में इसकी कल्पना की है मेरे दोस्तों। तो ये पंक्ति आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है मेरे दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है कि न्याय संबंधी विचार भी किस में दिया था, रिपब्लिक में दिया। और आपसे पूछा जा सकता है कि आदर्श राज्य संबंधी विचार किस में दिया, रिपब्लिक में दिया। और राज्य प्लेटो ने स्वयं ने कब की कौन सी बुक में कहा कि यह केवल आदर्श राज्य ही है, कल्पना है, तो वो रिपब्लिक में कहा। और आदर्श राज्य का कारण क्या है, ये 3 कारण है जो मैंने आपको बताए थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्तों। आगे चर्चा करते हैं कि प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना तो की, लेकिन उसका दार्शनिक आधार क्या था। हमने पढ़ा कि आदर्श राज्य की कल्पना क्यों की, वो बताए मैंने आपको, लेकिन एक दार्शनिक आधार आपसे पूछा जाए कि आदर्श राज्य की कल्पना की, उसके दार्शनिक आधार क्या थे, वो देखिए मेरे दोस्तों। तो प्लेटो के आदर्श राज्य के दार्शनिक आधार, यानी उसके उत्पत्ति के दार्शनिक आधार क्या है मेरे दोस्तों, तो ध्यान दो। प्लेटो हमेशा क्या करता था कि व्यक्ति का विस्तृत रूप ही राज्य है, यानी कि राज्य से पहले प्लेटो व्यक्ति को प्रमुख केंद्र मानता है। वो कह रहा है कि राज्य का भला बाद में हो, पहले व्यक्ति का भला हो। वो कहता है कि व्यक्ति से मिलकर ही क्या बनता है, राज्य बनता है मेरे दोस्तों। क्या बनता है, राज्य बनता है। अतः व्यक्ति का ही विस्तृत रूप, अतः व्यक्ति का ही वृहत रूप क्या है, राज्य है। और ये बात कौन कहना चाहता है, प्लेटो कहना चाहता है। तो ये एक उसका एक दार्शनिक आधार था। ये क्या था, उसका एक दार्शनिक आधार था। और बहुत सारे एग्जामों के अंदर मेरे दोस्तों यही कथन आता है, बताइए सॉरी, व्यक्ति का विस्तृत रूप ही क्या है, राज्य है। व्यक्ति का विस्तृत रूप ही क्या है, राज्य है। यह कथन किसका है, अरस्तु का है, प्लेटो का है, मैकियावेली का है, किसका है मेरे दोस्तों, तो प्लेटो का है मेरे दोस्तों। ये एक दार्शनिक आधार है। तो वो उसने कहा कि एक राज्य के अंदर व्यक्ति को प्राथमिकता होनी चाहिए। तो हम ये मानते हैं कि उसने व्यक्ति के ऊपर बल दिया, तो क्या वह व्यक्तिवाद है या नहीं।
आपसे कोई पूछा जाए मेरे दोस्तों इंटरव्यू के अंदर कि क्या प्लेटो व्यक्तिवाद है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर प्लेटो व्यक्तिवाद है। अब है व्यक्तिवादी है, व्यक्तिवाद है, उदारवाद है, लेकिन कैसे? तब आप ये कहेंगे कि सर कि प्लेटो ने एक कथन कहा था कि व्यक्ति का विस्तृत रूप ही क्या है? राज्य। अर्थात राज्य से पहले वो किसको प्राथमिकता दे रहा है? व्यक्ति। अर्थात व्यक्ति की संपूर्ण आवश्यकताएं हो जानी चाहिए। जब प्रत्येक व्यक्ति की संपूर्ण आवश्यकता पूरी हो जाएगी तो पूरे राज्य की आवश्यकता पूरी होगी। जब राज्य की आवश्यकता पूरी होगी तो मेरे दोस्तों स्वाभाविक बात है कि राज्य क्या बनेगा? अच्छा बनेगा, कल्याणकारी राज्य बनेगा। और वह उसी की तो कल्पना कर रहा है कि एक आदर्श राज्य हो जिसमें सबका क्या हो जाए? भला हो। ठीक है मेरे दोस्तों, इसलिए वह व्यक्ति के ऊपर बल दिया और यही कहता है कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति का विस्तृत रूप ही क्या है? राज्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ध्यान दो। इसी पॉइंट के अंदर प्लेटो एक बात कहता है मेरे दोस्तों कि जो राज्य की उत्पत्ति वृक्षों या चट्टानों से नहीं हुई, राज्य की उत्पत्ति वृक्षों चट्टानों से नहीं हुई बल्कि व्यक्तियों के चरित्र से होती है। यानी कि इस बात को भी वह इस बात से समझाना चाह रहा है कि राज्य क्या है? कोई वृक्ष या चट्टान नहीं है। वृक्षों चट्टानों से राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई है। तो वो किससे हुई है? तो वो कहता है कि व्यक्तियों के चरित्र से। ठीक है, व्यक्तियों के चरित्र से राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो अब इस तरह से अपनी ये बात पढ़ी है मेरे दोस्तों, तो हम ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि राज्य है वो प्लेटो के अकॉर्डिंग क्या हो गया? सावयवी हो गया। क्या हो गया? सावयवी हो गया। क्या हो गया? सावयवी होगा। जिस प्रकार से हम अपने हाथ पैरों इंद्रियों के द्वारा हर चीज़ हर वस्तु को देख सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं अपने शरीर के लिए, तो ठीक उसी प्रकार से एक राज्य भी क्या करता है कि प्रत्येक व्यक्ति का क्या है? भला करता है। तो राज्य क्या हो गया? प्लेटो की नज़रों में सावयवी हो गया। क्या हो गया? सावयवी हो गया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो राज्य को एक सावयवी एकता के रूप में देखना चाहता है मेरे दोस्तों। दूसरा दार्शनिक आधार क्या है कि मानव आत्मा के 3 तत्व है। मानव आत्मा के 3 तत्व है। ठीक है मेरे दोस्तों, उसने अपनी विश्लेषणात्मक विधि के द्वारा, सबसे पहले तो उसने अपने द्वंद्वात्मक पद्धति के द्वारा उसने क्या? सत्य की खोज की, और सत्य के द्वारा उसने आत्मा की खोज की थी मेरे दोस्तों। फिर वो विश्लेषणात्मक विधि के द्वारा आत्मा के 3 भाग करता है। यानी कि आत्मा तो अमर होती है, आत्मा का कोई भाग नहीं होता है, लेकिन वो आत्मा को डिवाइड करके देखता है कि आत्मा होती है वो 3 अंग होते हैं। उसके कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। विवेक, साहस और क्षुधा या फिर तृष्णा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आत्मा के 3 अंग मानता है। और प्लेटो कह रहा है कि जिस व्यक्ति के अंदर आत्मा का ये वाला अंग, विवेक वाला अंग ज़्यादा रहता है, तो उस व्यक्ति को क्या बनाना चाहिए? राजा बनाना चाहिए, शासक बनाना चाहिए। अर्थात दार्शनिक वर्ग का वो व्यक्ति होना चाहिए। उसको दार्शनिक वर्ग के अंदर उसको नौकरी पैसा देना चाहिए। और आत्मा का जब साहस वाला जो अंग होता है, साहस वाला, उसको सैनिक वर्ग के अंदर बनाना, सैनिक वर्ग के अंदर भेजना चाहिए। ऐसे समझो कि आज हमारी जो आर्मी है, थल सेना है, जल सेना है, आर्मी है, तमाम प्रकार की पुलिस है, तमाम प्रकार के हमारे जो कांस्टेबल है, सभी प्रकार की जो सेवाएं हैं, तो वो कौन से वर्ग में आ रही है? सैनिक वर्ग में। और सैनिक वर्ग वाले में क्या है? साहस है। क्या है? साहस। तो आत्मा में ये साहस वाला गुण सैनिक वर्ग में होता है मेरे दोस्तों। होता है क्षुधा और तृष्णा तीसरा। जिसमें क्षुधा होता है, तृष्णा होती है, उसको किस में जाना चाहिए? उत्पादक वर्ग के अंदर। अर्थात वो सभी के लिए क्या है? उत्पादक का कार्य करेगा। अर्थात खाने पीने की व्यवस्था करेगा, व्यापार करेगा, उत्पादन करेगा, खेती बाड़ी करेगा, वो काम इसके अंदर आते हैं। तो हम एक मजदूर वर्ग को या व्यापार वर्ग को हम किस में लेंगे? उत्पादक वर्ग के अंदर लेंगे मेरे दोस्तों। तो ये एक उसका दार्शनिक आधार था कि ये दार्शनिक आधार, जब इस प्रकार से दार्शनिक आधार पर लोग कार्य करेंगे तो वो क्या होगा? आदर्श राज्य। क्या होगा? आदर्श राज्य। ठीक है मेरे दोस्तों।
तो ये उसका दार्शनिक आधार था। और उसने ये भी कहा था कि इस प्रकार से उसने आत्मा के अंग का विभाजन करके ये वर्ग बनाकर उसने कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत दिया था। कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत दिया था। तो मेरे दोस्तों याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत किसने दिया? प्लेटो ने दिया। और कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत क्या है कि दार्शनिक वर्ग अपना अलग काम करेगा, सैनिक वर्ग अपना काम करेगा और उत्पादक वर्ग अपना अपना काम करेंगे। कोई भी व्यक्ति जो इस वर्ग का है वो दूसरे वर्ग में हस्तक्षेप नहीं करेगा, अर्थात हस्तक्षेप की नीति रखेगा मेरे दोस्तों। तो कार्य विशेषीकरण, अपना अपना कार्य करेंगे लोग, ठीक है। ये सिद्धांत प्लेटो ने दिया था, तो एक दार्शनिक आधार था। तीसरा है राज्य के हित में व्यक्ति का हित। देखो यही बात आ गई कि राज्य का हित जब भी माना जाएगा जो व्यक्ति का हित करता है, अर्थात जिस राज्य के अंदर व्यक्ति सुखी है, प्रत्येक व्यक्ति सुखी है, तो वो माना जाएगा कि वो राज्य भी क्या है? सुखी है। अर्थात राज्य के हित में क्या है? व्यक्ति का हित है, निहित है, अर्थात वो व्यक्ति को ही क्या है? व्यक्ति को ही राज्य का विस्तृत रूप मानता है मेरे दोस्तों। सत्य संबंधी विचार, क्योंकि वो प्लेटो द्वंद्वात्मक पद्धति के द्वारा सत्य की खोज कर रहा है, और जब सत्य की खोज हो गई तो उसको ज्ञान हो जाता है। और ज्ञान किसका हो जाता है मेरे दोस्तों? आत्मा का ज्ञान हो जाता है। और फिर आत्मा से ही तो ये सिद्धांत देता है मेरे दोस्तों। तो वो सत्य की खोज जब हुई तब उसे पता चला कि एक ऐसा राज्य हो कि जिसमें लोग सत्य पर काम करे, सत्य पर निवास करे, सत्य पर रहे, सत्य ही बोले मेरे दोस्तों। सारा काम सच्चाई सच्चा हो, जो कि आत्मिक भावना से वो काम जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये बातें प्लेटो कहना चाहता है। तो ये क्या है कि प्लेटो के आदर्श राज्य के दार्शनिक आधार है मेरे दोस्तों। आगे चर्चा करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले। दोस्तों आगे चर्चा करते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताएं क्या है। आदर्श राज्य की जो विशेषताएं हैं अब तक जो हमने पढ़ा है मेरे दोस्तों, ठीक है, उसी में से विशेषता निकल के आती है। फिर भी थोड़ा सा अपन और देख लेते हैं। वर्ग विभाजन, अभी हमने पढ़ा था कि वर्ग विभाजन आत्मा के उसने कितने अंग माने? 3 अंग माने मेरे दोस्तों। पहला विवेक, दूसरा साहस, तीसरा क्षुधा या तृष्णा मेरे दोस्तों। जिसमें विवेक ज़्यादा होगा वो क्या बनेगा? शासक बनेगा। साहस ज़्यादा होगा वो क्या बनेगा? सैनिक बनेगा, फौज में जाएगा मेरे दोस्तों। जिसमें तृष्णा ज़्यादा होगी, क्षुधा ज़्यादा होगी, वो किस में जाएगा? उत्पादक वर्ग में जाएंगे। तो ये वर्ग है मेरे दोस्तों। वो आत्मा के 3 अंग मानता है। विवेक, तो विवेक वाला व्यक्ति कौन से वर्ग में जाएगा? शासक वर्ग के अंदर। कौन से वर्ग में जाएगा? शासक वर्ग, जिसको अपन क्या कहेंगे? दार्शनिक वर्ग। क्या कहेंगे? दार्शनिक वर्ग कहेंगे। वो दार्शनिक वर्ग में जाएगा, शासक वर्ग में जाएगा। और जिसमें साहस ज़्यादा होगा वो सैनिक वर्ग में जाएगा। और जिसमें तृष्णा ज़्यादा होगी वो उत्पादक वर्ग के अंदर जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि शासक वर्ग के अंदर शासक वर्ग के अंदर, दार्शनिक वर्ग के अंदर कौन से गुण की प्रधानता होती है? आपसे पूछा जा सकता है कि दार्शनिक वर्ग के अंदर, शासक वर्ग के अंदर कौन से गुण की प्रधानता होती है? तो विवेक की होती है, साहस की होती है, क्षुधा की होती है, सभी की होती है मेरे दोस्तों। होती तो सभी की है, लेकिन मुख्य रूप से पूछा जाए तो वो कौन सा है? विवेक है, ठीक है। लेकिन उपरोक्त सभी है तो उपरोक्त सभी तो आंसर आएगा ही नहीं मेरे दोस्तों। तो आप याद रखें, शासक वर्ग, दार्शनिक वर्ग जो है उसमें विवेक की प्रधानता होती है। सैनिक वर्ग में किस गुण की प्रधानता होती है? साहस। और उत्पादक वर्ग में तृष्णा का गुण पाया जाता है मेरे दोस्तों। न्याय की प्राप्ति का मतलब यह है कि जब ये लोग, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग, अपना अपना कार्य करेंगे, किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इसी को ही वह कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत कहता है। और इसी को ही वह क्या कहता है? न्याय की प्राप्ति का साधन मेरे दोस्तों। ठीक है मेरे दोस्तों, आप समझ गए होंगे। प्लेटो का एक कथन प्रसिद्ध है, नागरिकों में कर्तव्य भावना ही राज्य का न्याय सिद्धांत है।
ठीक है मेरे दोस्तों, नागरिकों में कर्तव्य भावना ही राज्य का न्याय सिद्धांत है। तो कर्तव्य भावना, ये लोग अपना अपना काम करेंगे, किसी प्रकार का एक दूसरे के अंदर दखल अंदाज नहीं देंगे मेरे दोस्तों। तो यही क्या है, उनका कर्तव्य है, यही क्या है, विशेषीकरण है मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा। प्लेटो ने एथेंस यूनान की उन राज्यों की व्यवस्था को सुधारने के लिए उसने शिक्षा से संबंधित विचार दिया। ठीक है मेरे दोस्तों, कि राज्य क्या करेगा, शिक्षा देगा, और उस शिक्षा के द्वारा ही क्या बनेगा, सैनिक तैयार होंगे, उसी शिक्षा के द्वारा क्या है कि शासक वर्ग तैयार होगा। लेकिन वह उत्पादक वर्ग के लिए किसी प्रकार की शिक्षा की बात नहीं करता है मेरे दोस्तों। उत्पादक वर्ग तो वो तो क्या है कि आवश्यकताओं को पूर्ति करेगा, तो वहाँ पर शिक्षा से तो कोई मतलब ही नहीं रहा है मेरे दोस्तों। तो वह शिक्षा के माध्यम से वह दार्शनिक वर्ग को तैयार कर रहा है, और शिक्षा के माध्यम से सैनिक वर्ग को तैयार कर रहा है मेरे दोस्तों। राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा हो गई संपत्ति और पत्नियों का साम्यवाद। और यहाँ साम्यवाद का अर्थ है कि अभिभावक वर्ग, और अभिभावक वर्ग के अंदर मेरे दोस्तों ये दोनों आते हैं, अभिभावक वर्ग। तो अभिभावक वर्ग में ये दोनों आते हैं। वो कहता है कि अभिभावक वर्ग को साम्यवाद होना चाहिए, अर्थात संपत्ति और पत्नियों का साम्यवाद होना चाहिए, अर्थात पत्नियों से दूर रहना चाहिए और संपत्ति से भी दूर रहना चाहिए। आप ये बताओ कि जब एक राजा रहेगा और उसको जब संपत्ति का शौक रहेगा और संपत्ति का शौक रहेगा और साथ में पत्नी का भी परिवार भी रखेगा, तो उसमें कहीं ना कहीं प्लेटो ये कहता है कि उसमें लालच आ जाएगा। जब लालच होगा तो लालच बड़ी बलाय है मेरे दोस्तों। तो जब लालच होगा तो वो समाज का अच्छा भला नहीं कर सकेगा, क्योंकि वह स्वयं तक ही सीमित हो जाएगा कि मेरे परिवार का, मेरे खानदान का, मेरे समाज का, मेरे आसपास के लोगों का ही भला हो, दुनिया से मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो समाज का भला नहीं कर सकता है। तो इसलिए वह कहता है कि संपत्ति और साम्यवाद का सिद्धांत देता है। दोस्तों मैं आपको शिक्षा और साम्यवाद का सिद्धांत आपको डिटेल से बताऊंगा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ये साम्यवाद अभिभावक वर्ग के लिए है। अभिभावक वर्ग को वह दो वर्ग मानता, अभिभावक वर्ग के अंदर दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग, ठीक है मेरे दोस्तों। श्रम का विभाजन वही हो गया कि ये लोग अपना काम करेंगे, इसी को वो श्रम का विभाजन कहता है मेरे दोस्तों। विधि की उपेक्षा इसलिए कि प्लेटो ने कि जब एक जो राजा बनेगा, आदर्श राज्य में जो राजा बनेगा वो 50 वर्ष के बाद में राजा बनेगा, अर्थात 50 वर्ष की आयु तक वो लिखेगा, पढ़ेगा, उसके बाद में वो राजा बनेगा। यानी कि 50 वर्ष तक वो पढ़ने लिखने के बाद में राजा बनेगा, शासन चलाने के लिए योग्य होगा। और हमारे देश में आज क्या है, आज जो नए पढ़ा हुआ है वो भी शासन के योग्य है। तो प्लेटो ने उस जमाने के अंदर मेरे दोस्तों शिक्षा की व्यवस्था की थी कि शासन चलाने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और वो भी बहुत ज़्यादा शिक्षा प्राप्त कर रहा हो, अर्थात 50 साल की उम्र तक वो शिक्षा प्राप्त करता रहेगा, फिर वो दार्शनिक बनेगा, और दार्शनिक बनने के बाद में वो क्या बनेगा, राजा बनेगा। तो जब दार्शनिक वर्ग का राजा बन जाएगा तो वो सत्यता के आधार पर, आत्मिक ज्ञान के आधार पर कानून नियम बनाएंगे। तो वहाँ किसी विधि की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्तों। जो व्यक्ति आत्मा से कानून नियम बनाएगा तो वहाँ किसी विधि की ज़रूरत नहीं है। और विधि की ज़रूरत कब पड़ती है मेरे दोस्तों, बेईमान और चापलूस लोगों के लिए, जो गलत है, भ्रष्टाचार करते हैं, उनको विधि की आवश्यकता है। जो ईमानदार है, मेहनत के साथ काम करता है, वहाँ विधि कभी लागू ही नहीं होती है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो वो बात यही कहता है कि दार्शनिक शासक बनेगा, वो ईमानदार रहेगा, शिक्षित रहेगा, भ्रष्ट नहीं होगा, वो पत्नी और संपत्ति से कोई लगाव नहीं रहेगा। तो सीधी सी बात है कि अच्छा कानून बनेगा तो वो विधि की उपेक्षा करता है अपने राज्य के अंदर। सावयवी एकता, वो ये कहता है, आपको पता है अभी मैंने बताया था कि व्यक्ति का वृहत रूप ही क्या है, राज्य है। दूसरी जगह यह भी कहता है प्लेटो कि व्यक्ति की आत्मा, जो अंदर की जो आत्मा है, व्यक्ति की आत्मा का विशाल रूप क्या है, राज्य है। अर्थात राज्य को व्यक्ति की आत्मा से जोड़ दिया उसने। तो मेरे दोस्तों जिस प्रकार से हम अपना जो
ये पूरा जो अपना जो शरीर है वो पूरे अंगों के ऊपर नियंत्रित रखता है, अपनी बॉडी पूरे अंगों पर नियंत्रित रखती है। उसी प्रकार से जो राज्य है वो क्या है, एक शरीर है। वो प्रत्येक व्यक्ति का मतलब अंगों के ऊपर, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर नियंत्रित रखता है। तो इस बात से वो ये कहना चाहता है कि राज्य क्या है कि सावयवी है। क्या है? सावयवी है। स्त्री और पुरुष की समानता पर बल दिया है। वो कहता है कि इस अभिभावक वर्ग के अंदर मेरे दोस्तों स्त्री व पुरुष दोनों आ सकते हैं, और सैनिक वर्ग में भी स्त्री व पुरुष दोनों आ सकते हैं। उस ज़माने के अंदर एथेंस में, स्पार्टा में, यूनान के अंदर, उन देशों में क्या था कि स्त्री की, महिलाओं की, माताओं बहनों की क्या थी, उपेक्षा हुआ करती थी। हर काम करने में उपेक्षा हुआ करती थी। सैनिक वर्ग में, शासक वर्ग में महिलाएं नहीं जाया करती थी, ऐसे कानून नियम थे। तो प्लेटो को बड़ा उनको दुख हुआ, तो उसने अपनी कल्पना की कि स्त्री और पुरुष क्या है कि बिल्कुल क्या है, समान है। ऐसा कार्य कौन सा है ये बताओ मेरे को कि जो पुरुष कर सकता है स्त्री नहीं कर सकता, अर्थात स्त्री पुरुष दोनों समान रूप से ये कार्य कर सकते हैं। तो वो स्त्री पुरुष को क्या है, स्त्री और पुरुष दोनों को क्या है कि समान रूप से बल दे रहा है, समान रूप से वो कार्य कर सकते हैं मेरे दोस्तों। और एक ये भी उदाहरण दिया था प्लेटो ने कि जिस प्रकार से घर की रक्षा एक पालतू जानवर कुत्ता भी कर सकता है और मेरे दोस्तों कुतिया भी कर सकती है। तो ये एक लिंग के आधार पर भेदभाव हमने यहाँ नहीं कहा कि इस प्रकार से कुत्ता कुत्ती कर सकते हैं, तो ये भी तो एक तरह से मेल फीमेल है ना। तो उसी के आधार पर उसने ये बताया था कि हम स्त्री और पुरुष, मेल और फीमेल दोनों देश दुनिया की रक्षा कर सकते हैं, इसलिए उनको समान अधिकार दिया जाना चाहिए। कला और साहित्य की कठोर नियंत्रण किया उसने अपने आदर्श राज्य के अंदर, क्योंकि उस समय कहीं ना कहीं प्लेटो ये कह रहा था कि उसके दिल दिमाग में ये था कि कला और साहित्य है ये क्या है कि समाज को भ्रष्ट कर रहे थे उस जमाने के अंदर। तो वो अपने आदर्श राज्य के अंदर कला और साहित्य को राज्य के द्वारा बिल्कुल नियंत्रित करना चाहता है मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं, राज्य का कोई ऐतिहासिक विकास नहीं है। ये तो स्वाभाविक है, राज्य का कोई ऐतिहासिक विकास नहीं है, वह राज्यों को क्या एक सावयवी मानता है। मतलब जब से किसी समाज ने या किन्हीं व्यक्तियों के समूह ने किसी व्यक्ति की सेवा करना शुरू कर दिया, अर्थात उसको अपनी आत्मिक भावना से जोड़ दिया और उसकी सेवा करना शुरू कर दिया, उसकी आवश्यकता को पूरा करना शुरू कर दिया, तब समाज बन गया, एक समूह बन गया, समाज बन गया। और उसी से धीरे धीरे व्यक्तियों का समूह जुड़ता गया और विशाल रूप ले लिया राज्य ने। इसीलिए तो वो कहता है कि व्यक्ति का वृहत रूप ही क्या है, राज्य मेरे दोस्तों। तो ये क्या है, प्लेटो के आदर्श राज्य की क्या है, विशेषताएं हैं मेरे दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बताते हैं आपको। आगे बात करते हैं कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य था, उस आदर्श राज्य की कुछ विद्वानों ने क्या की थी, आलोचना भी की थी मेरे दोस्तों। वो आलोचना क्या है, वो कथन हमारे लिए क्या है कि प्रसिद्ध है। बाकी आलोचना तो बहुत ज़्यादा होती है मेरे दोस्तों, हम कंपटीशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों। तो याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि प्लेटो के आदर्श राज्यों को रोमांस किसने कहा, प्लेटो के आदर्श राज्यों को एक रोमांस की संज्ञा किसने दी, तो बताइए किसने दी मेरे दोस्तों। तो आपका आंसर होना चाहिए इनिंग। क्या आंसर आना चाहिए, इनिंग। याद रखिए, प्लेटो के आदर्श राज्य को रोमांस की संज्ञा देने वाला, अर्थात रोमांस के रूप में आलोचना करने वाला कौन है, इनिंग है। प्लेटो को प्रथम कल्पनावादी कहा था। प्लेटो को प्रथम कल्पनावादी, यानी कि प्लेटो के विचार तो कल्पनावादी है ही, प्लेटो के राज्य संबंधी विचार तो कल्पनावादी है ही। वह व्यक्ति, वह विद्वान कौन है जो प्लेटो को ही कल्पनावादी माना, तो याद रखिए मैक्सी ने। ठीक है मेरे दोस्तों, मैक्सी ने प्लेटो को प्रथम कल्पनावादी माना था मेरे दोस्तों। तो याद रखें, जब प्लेटो ने आदर्श राज्य में कानून की उपेक्षा कर दी, आपको पता है कि जब आदर्श राजा रहेगा तो वहाँ कानून नियम नहीं होंगे, कानूनों की प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के अंदर क्या किया, उपेक्षा कर दी। तब अरस्तु क्या कहता है कि कानून इच्छाओं से अप्रभावित विवेक है। कानून इच्छाओं से अप्रभावित विवेक है।
ये कथन किसका है? अरस्तु का। किसका है? अरस्तु का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, बहुत एग्जामों में यह क्वेश्चन आ चुका है मेरे दोस्तों, तो इसको याद कर लीजिए। एक बार दोबारा देख लीजिए। कानून इच्छाओं से अप्रभावित विवेक है, यह कथन किसका है? अरस्तु का है। ये एक आलोचना के रूप में इसने ये कथन बोला है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो कानून इच्छाओं से अप्रभावित विवेक है। प्लेटो ने संपूर्ण शक्ति को राजा को दिया कि राजा जो करेगा वही होगा। तब सेबाइन क्या कहता है? ये सॉरी एक्टन। प्लेटो ने संपूर्ण शक्ति राजा को दी, इसलिए लॉर्ड एक्टन क्या कहता है मेरे दोस्तों? याद रखना। तो लॉर्ड एक्टन क्या कहता है कि शक्ति भ्रष्ट करती है, शक्ति भ्रष्ट करती है और संपूर्ण शक्ति संपूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। ये लॉर्ड एक्टन का कथन है मेरे दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है। एक बार दोबारा देख लीजिए। शक्ति भ्रष्ट करती है और संपूर्ण शक्ति संपूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है, किसका कथन है? लॉर्ड एक्टन का कथन है मेरे दोस्तों। सेबाइन का एक कथन है प्रबुद्ध निरंकुश तंत्र। जब एक ही किसी राजा को या किसी शक्ति को संपूर्ण शक्ति दे दी जाती, किसी राजा को, व्यक्ति को, व्यवस्थापिका को, तब सेबाइन ये कहता है कि इस प्रकार की शक्ति क्या होती है? प्रबुद्ध निरंकुश तंत्र वाली होती है। तो प्लेटो ने भी क्या है कि एक राजा को संपूर्ण शक्ति दे दी, जो करेगा वो होगा। तब सेबाइन क्या कहता है कि प्रबुद्ध निरंकुश तंत्र की संज्ञा देता है। हेगल क्या कहता है कि प्लेटो के राज्य में व्यक्ति की स्वाधीनता का कोई स्थान नहीं है। एक बार दोबारा देखिए, हेगल क्या कह रहा है? प्लेटो के राज्य में व्यक्ति की स्वाधीनता का कोई स्थान नहीं है, व्यक्ति की स्वाधीनता का कोई स्थान नहीं है। हालांकि प्लेटो अपने आदर्श राज्य में ये कहता है कि व्यक्ति का व्रत रूप क्या है? राज्य है। राज्य व्यक्ति की प्राथमिकताओं का ध्यान रखता है, अर्थात व्यक्ति की सेवाओं को पूरा करता है। व्यक्ति की प्राथमिकताओं को दूर करेगा, व्यक्ति की प्राथमिकताओं को पूरा करेगा। कहने का मतलब उसकी सेवा करेगा तो पूरा राज्य क्या होगा? कल्याणकारी राज्य बन जाएगा। लेकिन ये कोई कल्पना होने के कारण हेगल ने उसकी आलोचना कर दी कि प्लेटो के राज्य में व्यक्ति की स्वाधीनता का कोई स्थान नहीं है, उसने तो केवल कल्पना कर दी मेरे दोस्तों। जोवेट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। जोवेट क्या कह रहा है कि दार्शनिक राजा दूरदर्शी होता है या अतीत की ओर देखता है, वर्तमान से उसका कोई संबंध नहीं होता है। जोवेट ये कहना चाहता है कि जो दार्शनिक जो राजा होता है, या तो वो अतीत की ओर देखेगा या फिर भविष्य की ओर देखता है, वर्तमान से उसका कोई संबंध नहीं होता है दार्शनिक राजाओं का। समझ में आ गया मेरे दोस्तों? तो इसलिए जो प्लेटो का जो आदर्श राज्य में जो आदर्श राजा है, वह केवल कल्पना के आधार पर आदर्श राजा है। यदि आदर्श राजा इस प्रकार का बन भी जाएगा आदर्श राज्य में, तो वह भविष्य में और अतीत के बारे में सोचेगा, वर्तमान के बारे में वह चिंता नहीं करेगा। जब वर्तमान के बारे में टेंशन लेगा ही नहीं, तो मेरे दोस्तों देश दुनिया का भला कैसे हो पाएगा? तो ये आलोचना कौन करता है? जोवेट कहता है। और देखो मेरा जोवेट ने सही रूप से आलोचना की। आपको पता है कि प्लेटो जो था वो सिराक्यूज राज्य का जो शासक था, कौन? डायोनिसियस द्वितीय को आदर्श राजा बनाने की कोशिश की थी, और वो उसने पढ़ा भी दिया था, लेकिन अप्लाई की कि तू आदर्श राजा अब बन, तो क्या वो बन पाया? वह वहाँ फेल हो जाता है वह आदर्श राजा। ठीक है, आदर्श राज्य को चलाने में फेल हो जाता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो प्लेटो ने जो आदर्श राजा बनाने की कोशिश की थी, उसके अंदर प्लेटो फेल हो गया था मेरे दोस्तों। मतलब वह सिराक्यूज के शासक डायोनिसियस द्वितीय को आदर्श राजा नहीं बना पाया। शिक्षा जरूर दी थी उसको, लेकिन वो नहीं बना पाया। और इसी को ध्यान में रखते हुए शायद जोवेट ने क्या की? ये आलोचना की थी। तो ये है कुछ प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचनाएं हैं मेरे दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बड़े काम आएंगे कंपटीशन के अंदर। और
आज की क्लास यहीं मेरे दोस्तों समाप्त कर रहे हैं, आगे की क्लास नेक्स्ट करेंगे। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में आपके कोई कन्फ्यूज है किसी पर्सन के बारे में, वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जहाँ रहो मस्त रहो।